हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो हम आप सभी को पता है इंडियन इकोनॉमी की ये क्लासेस है। इंडियन इकोनॉमी की करीब 60 के आसपास वीडियोज हो चुके हैं। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विज़ेस, अनलिमिटेड एक्सेस ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वहीं आप देखोगे कि इसके अंतर्गत जो यानी हमारे और भी एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हो। अनअकैडमी का जो ये लर्निंग ऐप्स है, इसको गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करके और आगे बढ़ जाना है। मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटी, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। इसके साथ-साथ सोशियो ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ। ये अनअकैडमी सॉरी टेलीग्राम लिंक है जो कि अनअकैडमी ऑन करता है। इस टेलीग्राम लिंक के अंतर्गत आप देखोगे कि इसमें से सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएँगी। ये कोड है SPTSC10 DBYT, इसको यूज़ करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। और इसमें से करीब 16,000 से ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। हमारे पास यानी जैसे कि आप देखोगे प्लस और आइकॉनिक के अंतर्गत देवी वाईटी यूज़ करके क्या है? देवी वाईटी यूज़ करके आप इसमें से डिस्काउंट, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा 14th ऑफ फेब को एक अनअकैडमी कॉम्बैट हेल्ड होने वाला है। 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से रिलेटिवली स्कोरिंग होगी और 1 टू रैंकर्स के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा। अगेन हमारे पास वही प्लस और आइकॉनिक के अंतर्गत इस कोड को यूज करके आपको यहाँ पे जैसे कि 12 माह की फीस जो 88,705 है, वो 70,100 आपको मात्र 3 देनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें भी डिस्काउंट सेम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने लेक्चर प्लानिंग कमीशन का दूसरा लेक्चर लिया था, मैंने डिटेल से चीजों को डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो वित्त आयोग, देखो भैया, ये जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, भारत के राष्ट्रपति कौन? भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अंतर्गत, इसके 280 के अंतर्गत 5 वर्ष के बाद, ध्यान से सुनिएगा, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये 5 वर्ष के बाद या उससे पहले या आवश्यकता के अनुसार वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। ठीक है? इनमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। इनमें से एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। सबसे पहले 1951 में जो पहले वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके चेयरपर्सन केसी नियोगी साहब थे। कौन थे? केसी नियोगी साहब थे। अब वित्त आयोग के कार्य क्या है, इन्हें जरा देखने की कोशिश करिएगा। देखो, अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो ये उस सिद्धांत को निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत केंद्र यानी सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट में राज्यों को, ध्यान से सुनना है कि यानी केंद्र और राज्यों में जो कर है, तो राजस्व, जो कर राजस्व है यानी जो रेवेन्यू है, कर जो प्राप्त हुए हैं, उनका विभाजन करना है, उनका वितरण करना है, उनका वितरण करना है। किसका काम है ये? वित्त आयोग का काम। ये और भी सिद्धांत निर्धारित करता है जिनके आधार पर भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसे कंसोलिडेटेड फंड से, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता के लिए अनुदान सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है, सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। और वहीं वित्त आयोग के संबंध में कोई ऐसा विषय जिसे राष्ट्रपति वित्त आयोग के समक्ष क्या है, विचारार्थ उपस्थित कर सकता है, करे। ठीक है? तो ये तो आपने देखा वित्त आयोग। अब आपको जो देखना है 14वां वित्त आयोग थोड़ा सा, ठीक है? 14th फाइनेंस कमीशन। देखो 14th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो 2 जनवरी 2013 को, कब? 2 जनवरी 2013 को वाई बी रेड्डी
YB रेड्डी साहब की अध्यक्षता में, यही हेड कर रहे थे। इनकी अध्यक्षता में 14वां वित्त आयोग का गठन किया गया। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर कब 15 दिसंबर 2014 को क्या करी, प्रस्तुत करी। अब इसके बाद 14वें वित्त आयोग ने 2015 और 20 की अवधि के लिए कुछ सिफारिशें दी, क्या क्या सिफारिशें रही है 14वें वित्त आयोग की? 14th फाइनेंस कमीशन की अगर हम सिफारिशों की बात करें तो आप देख सकोगे सिफारिशों में से कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का जो हिस्सा था वो 32% से बढ़ा करके कितना 42% कर दिया था। इससे पहले यह 32% हुआ करता था, लेकिन इसको 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया गया। इसके बाद देखोगे 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच जो डिवीजन है, जो वितरण है, वो राज्यों के हिस्से के वितरण के लिए ऊर्ध्वाधर अंतरण का भी सुझाव दिया। किसका? ऊर्ध्वाधर अंतरण। बताऊंगा क्षैतिज अंतरण और ऊर्ध्वाधर अंतरण क्या होता है। ऊर्ध्वाधर अंतरण का क्या दिया, विचार दिया। इसके बाद देखोगे 13वें वित्त आयोग की जो अपेक्षा 14वें वित्त आयोग ने एक इसमें से नए परिवर्तन फैक्टर्स जोड़े, जैसे कि 2011 की जनसंख्या और वन क्षेत्र राजकोषीय अनुपालक कारक को निकाल दिया गया। नगर पालिकाओं के संबंध में मूल और निष्पादन जो अनुदान में जो बंटवारा था वो 80:20 का कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें थी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों जो सिफारिश की, तो इसमें राज्य आपदा जो राहत निधि फंड है, SDRF जिसको बोलते हैं, इसने सभी राज्यों को जो योगदान 10% और केंद्र का योगदान 90% होगा। इस हालात में केंद्र कितना 90% फंड करेगा और राज्य 10% फंड करेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, हो सकता है पीटी वगैरह में पूछ ले। अब 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग, देखो भैया 15वां वित्त आयोग की बात करें तो गठन की जो घोषणा है, गठन की घोषणा 27 नवंबर 2017 इसकी गठन की घोषणा करी गई। इसके बाद इसके चेयरपर्सन एनके सिंह, कौन? चेयरपर्सन एनके सिंह, चेयरपर्सन एनके सिंह। अब 4 इसमें से अन्य सदस्य भी रहे, जैसे शशिकांत दास, इसमें से 4 सदस्य रहे शशिकांत दास साहब, ठीक है ना। इनके बाद डॉक्टर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र, ये चारों क्या थे, सदस्य थे। इनका जो टाइम पीरियड, जो समयावधि थी 2020 से 2025 तक का ये टाइम पीरियड समयावधि थी। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा। ओके, अब इसमें से इकोनॉमिक सेंसस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सेंसस अर्थात आर्थिक गणना क्या होती है। ठीक है, आर्थिक गणना या इकोनॉमिक सेंसस, आर्थिक गणना या इकोनॉमिक सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस, आर्थिक गणना। देखो, आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमा में स्थित प्रतिष्ठानों की संपूर्ण गणना है। जो आर्थिक गणना है वो देश की भौगोलिक सीमा में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की क्या है, संपूर्ण गणना होती है। ठीक है, प्रतिष्ठान का मतलब यहाँ होता है उसके, जैसे कि उस इकाई को कहा जाता है जो एक स्थान विशेष पर उपस्थित हो, एक स्थान विशेष पर उपस्थित हो।
और जहां पे मुख्य रूप से कोई आर्थिक गतिविधि संचालित हो रही हो, इसके साथ उसमें ऐसी वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन हो रहा हो जो पूरी तरीके से उपभोग के लिए ना होकर के विक्रय के लिए भी हो। तो इस आधार पे आर्थिक गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसको सीएसओ बोलते हैं, ये राज्यों के आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में करी जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो जो इकोनॉमिक सेंसस है, इकोनॉमिक सेंसस यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसको सीएसओ बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और राज्यों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, ये दोनों को ज्वाइंट रूप से इकोनॉमिक सेंसस क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। सॉरी, देखो भारत में वर्ष 1977 में, तब 1977 में आर्थिक गणना संपन्न करी गई। भारत में 1970 में आर्थिक गणना संपन्न करी गई। इसके बाद क्रमशः वर्ष इसमें से आप देखोगे वर्ष 1980, कब 1980, 1990 और 1998 और 2005 में आर्थिक गणनाएं हुई। छठी आर्थिक गणना 2013 में हुई, जो छठी आर्थिक गणना इकोनॉमिक सेंसस है 2013 में हुई, और 30 जुलाई 2014 को छठी आर्थिक गणना के जो अंतिम आंकड़े थे वो जारी किए गए। इस आर्थिक गणना को पूरी तरीके से हम सफलतापूर्वक क्या है इसको कर पाए, और इसमें से जो फसलें हैं उनके उत्पादन, बागान और सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और इसके साथ साथ अनिवार्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े जो प्रतिष्ठानों को छोड़कर विविध कृषि क्रियाकलापों पे जो वैसे प्रतिष्ठान जो इसमें लगे थे, एग्रेरियन सोसाइटीज, एग्रेरियन फार्मिंग में लगे थे, इन सभी को सम्मिलित किया गया। देश में कुल प्रतिष्ठानों में करीब 60% यानी 59.9% जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के, और 40.1% नगरीय क्षेत्र का योगदान रहा है। यानी देश की जो कुल प्रतिष्ठानों की बात करें तो इसमें से देखोगे कि करीब 60% ग्रामीण क्षेत्र और 40% करीब किसका, नगरीय क्षेत्र का योगदान रहा है। प्रतिष्ठानों की संख्या की दृष्टि से अग्रणी राज्यों की बात करें, जो अग्रणी राज्य हैं इसमें से उत्तर प्रदेश, इसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर तमिलनाडु। सर्वाधिक प्रतिष्ठानों वाले केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्रम है, अगर क्रम की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। ठीक है, वहीं न्यूनतम प्रतिष्ठान वाला जो राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश है और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है, यहां तक आपने चीजों को देखा। अब देखो चीन में जनगणना का जो कार्य है वो 1953 में शुरू हुआ, लेकिन जो विश्व में प्रथम जनगणना 1740 में स्वीडन में क्या करी गई, स्वीडन में संपन्न करी गई। जिसमें प्रथम दशकीय जो जनगणना है 1790 में अमेरिका में स्टार्ट होती है और 1801 में ब्रिटेन में शुरू होती है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये भारत में यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, और परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह लाल त्रिकोण है। क्या है, लाल त्रिकोण आप देखे होंगे, जिससे क्रेग बिल्डर ने दिया था, जिसको ये जो लाल त्रिकोण है क्रेग बिल्डर ने दिया था। वहीं 1952 में भारत विश्व का पहला राष्ट्र था जिसने अपने यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम
लागू किया। मैंने बताया था इसके बारे में, आपको डिटेल से समझाया था। तो देखो सेंसस के अंतर्गत जो हमें भारतीय जनसंख्या का जो जननांकीय स्वरूप देखना है, हालाँकि जननांकीय स्वरूप को मैं आज जो हमारी 5 साढ़े 5 बजे की सोशियोलॉजी की क्लासेस है, जननांकी यानी डेमोग्राफिक स्टडी जननांकीय स्वरूप को देखेंगे डिटेल से। यहाँ बस आप ये जान लो कि भैया जननांकीय स्वरूप के अंतर्गत जो एक तरीके से चीन से हम स्टार्ट किया और मैंने डिटेल से बताया कि यहाँ कब कौन कैसे क्या हुआ। अब जनगणना है वो संघ सूची का विषय बन के उभरता है, संघ सूची का विषय है। सॉरी, जनगणना का जो कार्य है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। इसमें से सेंसस एक्ट 1948 में इसे वैधानिक दर्जा दिया जाता है और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और भारत की 15वीं और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना होती है। दूसरी जनगणना होती है। दोबारा सुनिएगा, ये जो जनगणना है मैंने बताया कि देखो अभी तो ये 21 वाला ये सेंसस डेटा जारी नहीं हुए हैं जो 2021 में, है ना? तो अब देखो कि जो 2013 वाली जो जनगणना है, 2011 की जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं, वैसे भारत की 15वीं और 21वीं शताब्दी की सदी की दूसरी, क्या है? 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना। अब स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1800 कब? 72 में। तो पहली जनगणना है भारत में, स्वतंत्र भारत की तो 1951 में होती है। लेकिन पहली जनगणना जो भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में होती है और प्रथम दशकीय जनगणना 1881, कब? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल। अब देखोगे कि भारत का पहला जो जनगणना आयुक्त होते हैं, जो जनगणना जो कमिश्नर होते हैं, वो डब्ल्यू.सी. फ्लाउवेन होते हैं। क्या नाम होता है? डब्ल्यू.सी. प्लावरेन। 1911 से 1921 के बीच इन्फ्लुएंजा की बीमारी के कारण भारतीय जनगणना में 1 मिलियन करीब, कितना? 1 मिलियन की कमी देखने को मिलती है। 1911 से 1921 के बीच ये 10 सालों का टाइम होता है। तो एक बीमारी यानी यहाँ इन्फ्लुएंजा से संबंधित एक बीमारी होती है और इसमें देखोगे कि 1 मिलियन के आसपास, इसमें से एक इस समय बहुत लोग मर जाते हैं, यानी करीब 0.31% और 1921 को भारतीय जनसंख्या का इसमें से महान विभाजक वर्ष कहा गया। इतनी गिरावट के चलते इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। भारत की पहली जनसंख्या नीति 1976 में जारी करी गई, जिसमें से शारदा अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, शारदा अधिनियम को परिवर्तित करते हुए लड़की के विवाह लड़कों को, लड़की का भी बताऊंगा, तो लड़कों की विवाह की जो एज थी वो 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की विवाह की एज 18 वर्ष कर दी गई। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्लिनिक से संबंधित यानी प्रत्यायन एक प्रोग्राम लागू किया गया। तो ये तो सारी चीज क्या रही, आपने देखा कि जो जनसंख्या से, भारतीय जनसंख्या से संबंधित जो जननांकीय स्वरूप है वो ये है। अब देखो हमें ना डेमोग्राफिक जो बेनिफिट है, जो जननांकीय लाभ है और जननांकीय स्टडी है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम आज नया चैप्टर उम्मीद करते हैं स्टार्ट कर लेंगे। देखो, जब किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग की जो संख्या होती है, तो किसी भी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग की संख्या आप देखोगे कि लगातार बढ़ती जाती है, खासकर हमारे देश में तो और ज्यादा। तो उत्पादन में युवा वर्ग का भी योगदान अभी ऐसे बढ़ेगा, जब जनसंख्या बढ़ रही है, युवा ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उत्पादन का योगदान भी बढ़ेगा। तो उस देश में आर्थिक विकास तेजी से होगा, ठीक है? और जब आर्थिक विकास तेजी से होगा तो अब जैसे कि वैसे देश जहाँ युवा वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहाँ आर्थिक विकास होना चाहिए। भारत का भी ये टाइम इसी टाइम मतलब युवा आबादी सबसे ज्यादा है और भारत को यह लाभ 2012 से प्राप्त है।
ये कब से? 2012 से प्राप्त है। जननांकीय जो लाभ के साथ साथ इसकी चुनौतियां भी रही हैं। इनको चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, लिए, जैसे कि कौशल विकास कार्यक्रम। किसने? कौशल विकास कार्यक्रम। तो कौशल विकास कार्यक्रम एक्चुअल में जननांकीय लाभ अर्थात डेमोग्राफिक बेनिफिट के लिए ये उठाए गए। अब देखो केंद्र सरकार जो है इसमें से सॉरी, हाँ, तो मैं हाँ, जननांगी लाभ बताया। तो यहाँ तक आप देखोगे जैसे केंद्र सरकार की बात करें तो इसमें से जो एज का केंद्र सरकार का जो एज का यहाँ डेटा होता है वो 15 से 35 मानती है और वहीं राज्य सरकार 14 से 35 14 से 35 ये एज का ये जननांकीय मतलब इनका जो ये जो आबादी है ये युवा वर्ग, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ों को देखा। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर था हमारा प्लानिंग इन इंडिया ये पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरा जो चैप्टर हमारा विदेशी निवेश और व्यापार इसको पढ़ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। विदेशी निवेश व व्यापार। विदेशी निवेश व व्यापार। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। जब किसी भी देश में निवेश किसी अन्य देश से आए, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई देश में निवेश क्या है? निवेश किसी अन्य देश से आए, किसी अन्य देश से आए, तब वह विदेशी निवेश कहलाता है। हम विदेशी निवेश और व्यापार पढ़ना है। मान लो कि यह देश भारत है, ठीक है? तो अगर भारत में निवेश कहीं का है, विदेश से आए या बाहर या किसी अन्य देश से आए, इसको विदेशी निवेश कहा जाएगा। तो भारत में विदेशी निवेश के 2 प्रारूप हैं, 2 प्रारूपों में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है? देखो ये बहुत सिंपल और बहुत साधारण टॉपिक है, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। प्लानिंग इंडिया से आपको मेंस में आंसर राइटिंग लिखने में थोड़ा बहुत वो हेल्प मिलेगा। पीटी में वहां से क्वेश्चन बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें विदेशी निवेश और व्यापार से संबंधित ये बड़ा टॉपिक है, तो यही शुरू कर रहे हैं हम। तो जब मैंने बताया कि भाई देखो, जब किसी भी देश में जो निवेश है वो किसी दूसरे देश से आता है, मान लो ये इंडिया है और ये निवेश कहाँ से आता है? ये चाइना से आता है। मान लो ये चाइना है, तो चाइना से आता है, तो ये क्या कहलाएगा? विदेशी निवेश कहलाएगा। भारत में जो विदेशी निवेश के 2 फॉर्मेट है, 2 प्रारूप है। भारत में विदेशी निवेश के 2 फॉर्मेट है। एक क्या है? एफडीआई, खूब पॉपुलर, आपने सुना होगा। दूसरा है एफपीआई, ये अगेन पॉपुलर। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी सॉरी जो एफडीआई है ये, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई है, इसको विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। विदेशी विदेशी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पोलियो निवेश कहा जाता है। पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। एफ पी एफपीआई क्या कहते हैं इसे? एफपीआई, ठीक है? अब देखो इसमें से अब जो हमें एफडीआई देखना है, फिर हमें एफपीआई देखना है। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी अन्य देश से भारत में निवेश व्यापार के उद्देश्य से आए, अर्थात निवेश के माध्यम से किसी औद्योगिक इकाई या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की स्थापना करी जाए, जिसका उद्देश्य कारोबार के माध्यम से लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन लाभ बनाने का उद्देश्य हो, तब इसको एफडीआई कहेंगे।
दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा जब किसी दूसरे देश से, जब किसी विदेश से, दूसरे देश का मतलब विदेश से, तो भारत में निवेश व्यापार के उद्देश्य से आए, ऐसे समझो। ये चलो ये मान लो ब्रिटेन, इटली मान लो, चलो इटली है, इटली नहीं, इटली है। इटली का जो भारत में जो अगर इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश व्यापार के उद्देश्य से, किससे? व्यापार के उद्देश्य से। और ये निवेश के माध्यम से किसी औद्योगिक इकाई, कोई भी मान लो यूनिट, कोई इंडस्ट्री, इंडस्ट्री या कोई सेवा प्रदान करने वाली कंपनी, कोई सर्विस प्रदान, सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी क्या करी जाए? इसकी स्थापना करी जाए। और इसका जो उद्देश्य है, ये मतलब ये कारोबार है, इसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म लाभ कमाने का हो। क्या है भैया? लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि का लाभ कमाने को, लंबी अवधि, अवधि का लाभ कमाने का हो, लाभ कमाने का हो। इसका उद्देश्य क्या हो? लंबी अवधि के लिए ये लाभ कमाना चाहते हैं, तब इसको एफडीआई कहेंगे, तब इसको एफडीआई कहेंगे। अब समझ में आया? बहुत सिंपल है कि अगर कोई विदेशी लोग हैं, भारत में पैसा लेके आना चाहते हैं, भारत में पैसा लेके आ रहे हैं, तो इसमें से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे आप ये कह सकते हो कि इनका उद्देश्य, ये कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई यूनिट है जो कि भारत में स्थापित करना चाहते हैं, या फिर कोई सेवा प्रदाता कंपनी है जो भारत में आना चाहती है। लेकिन ये अपना इंफ्रा पैसा वैसा लेके आएगी, भारत में लैंड वैंड खरीद के कोई कंपनी शुरू कर देगी। इसका जो उद्देश्य है वो लॉन्ग टर्म लाभ कमाना है। क्या है? दीर्घ अवधि के लिए लाभ कमाना है। एक बार आ गई तो ये लंबे समय तक भारत से ऐसा लाभ कमाती रहेगी, लंबे समय तक लाभ कमाती रहेगी। ठीक है ना? तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब देखिए, जो एफडीआई है, एफडीआई को भारत में दो प्रारूपों में अगेन क्लासिफाई किया जा सकता है। एफडीआई को, एफडीआई को भारत में, भारत में दो प्रारूपों में, दो प्रारूपों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब दो प्रारूपों में कौन-कौन से में? जैसे कि पहला तो ग्रीन फील्ड एफडीआई, पहला क्या है? ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड एफडीआई, एफडीआई। दूसरा है ब्राउन, ब्राउन फील्ड एफडीआई, फील्ड एफडीआई, ब्राउन फील्ड एफडीआई। तो जरा ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई में क्या डिफरेंसेस हैं, जरा इसे समझने की कोशिश करिएगा। पहला, ग्रीन फील्ड एफडीआई, एफडीआई। देखो भैया, ग्रीन फील्ड एफडीआई यदि एक विदेशी निवेश के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक विदेशी निवेश के माध्यम से पूर्णतया नए औद्योगिक इकाई की स्थापना करी जाए, पूर्णतया पूर्णतया नए औद्योगिक इकाई की स्थापना की जाए, तब इसको ग्रीन फील्ड एफडीआई कहेंगे। तब इसको क्या कहेंगे? ग्रीन फील्ड एफडीआई, ग्रीन फील्ड एफडीआई कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि यदि एक विदेशी निवेश के माध्यम से पूर्णतः नई औद्योगिक इकाई की स्थापना करी जाए, तो एकदम नई, पूर्णतः नई, कोई अगर मान लो कि विदेशी आदमी है और पूरी तरीके से नए औद्योगिक इकाई की स्थापना कर रहा है, ठीक है? तब इसको ग्रीन फील्ड एफडीआई कहेंगे। जैसे ऐसे समझो, मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है? कोई भी कंपनी है, जैसे कि ऐसे कोई मान लो जैसे होंडा की कंपनी है या सैमसंग की कंपनी है या सोनी की कंपनी है, तो विदेशी कंपनियों में विदेशी निवेश के माध्यम से नवीन कारोबार की स्थापना की जाए, नवीन कारोबार की स्थापना करी जाए, ग्रीन फील्ड एफडीआई होगा। अब ब्राउन फील्ड एफडीआई, यदि विदेशी निवेश भारत में उपस्थित पहले से कार्यरत किसी कंपनी में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर भारत में कोई कंपनी स्थापित है और भारत में कार्यरत किसी कंपनी में से, इसमें से आप देखोगे, तब ऐसे एफडीआई को अगर कंपनी में से वो अपना शेयर लेके आती है, पैसा लगाती है, तब इसको ब्राउन फील्ड एफडीआई कहेंगे। क्या है? ब्राउन फील्ड एफडीआई कहेंगे। जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट जैसे भारतीय कंपनियों में सॉफ्टबैंक का निवेश हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ब्राउन फील्ड एफडीआई कहलाएगा। ठीक है? तो यहां तक चीजों को आपने देखा।
देखो, भारत में जो कई क्षेत्रों में, कई डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई के संदर्भ में कई स्तर पे एक मतलब सीलिंग लागू होती है, परिसीमन लागू होता है। कुछ क्षेत्रों में आप देखोगे एफडीआई की अनुमति है ही नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। कुछ क्षेत्रों में 26% तक की अनुमति है, कुछ क्षेत्रों में 49% तक की है और कुछ में 41 और कुछ में 74 और कुछ में 100% की अनुमति है। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कितनी प्रतिशत की अनुमति है। अगर मान लो इस परिसीमन को लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतदान का अधिकार और मालिकाना अधिकार को तय करने का उद्देश्य रखा जाता है। इस वजह से आप देखोगे 26, 49, 74, 51 और 100% का इसमें से ये जो परिसीमन है, इसको लागू किया जाता है। ये हर एक सेक्टर में डिफरेंट मैनर पे होता है, ठीक है? जैसे एफडीआई ग्रीन फील्ड हो या फिर ब्राउन फील्ड हो, इसके 2 प्रारूपों में भारत में प्रवेश कर सकती है, इनके 2 प्रारूप हो सकते हैं। जैसे कि एक ऑटोमेटिक रूट होता है, स्वचालित मार्ग होता है, इसको मुंबई रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मुंबई रूट भी कहते हैं। वहीं दिल्ली रूट की अगर हम बात करें, तो दिल्ली रूट से पहले आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड बोर्ड कहा जाता था। क्या बोलता था? एफआईपीबी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? एफआईपीबी बोला जाता था। एफआईपीबी रूट भी कहा जाता था दिल्ली रूट को, ठीक है? तो इन डिटेल से इन दोनों के बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या है स्वचालित मार्ग मतलब ऑटोमेटिक रूट। लेकिन थोड़ा-सा मैं इसको आज बता देता हूँ, लेकिन कल से ये नया चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है तो फिर आज से मैच नहीं करते हैं। कल से हम इसके बारे में और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यदि किसी क्षेत्र में जैसे स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति होती है, अब ऐसे में एक विदेशी निवेशक बिना अनुमति के विदेशी निवेश कर सकता है, कोई इसमें से अनुमति की जरूरत नहीं होती है। यदि एक विदेशी निवेशक बिना अनुमति के विदेशी निवेश कर सकता है, तो 1 माह के भीतर आरबीआई को इसकी जानकारी बस देनी होगी, लेकिन मतलब कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, आप निवेश कर सकते हो भारत में। अब आप देखोगे कि जो दिल्ली मार्ग है एफडीआई, दिल्ली मार्ग से एफडीआई, अब इसके लिए अनुमति लेना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए अनुमति लेना क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना? तो जैसे कि इसमें से अनुमति प्राप्त करनी होती है और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कल इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे हम लोग। ओके?